नमस्कार, केमिस्ट्री स्टडी में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर सुबेदार यादव है। आई एम ए फैकल्टी इन द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चुनार मिर्जापुर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सीरीज के अंतर्गत मेरा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है। पहले वीडियो में हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के द्वारा बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया गया है। इस वीडियो में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझेंगे हम। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है, इसको पहले दो लाइन समझ लेते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है ये बेथे ने 1929 में दिया। वान ब्लैक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1935 में इसमें एक मॉडिफिकेशन किया। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बॉन्डिंग को समझें तो देर आर सो मेनी थ्योरीज टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी उसमें से है वर्नर्स की थ्योरी, उसके बाद आई वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो एंटिटी होती है, एक मेटल एक लिगेंड। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसमें मेटल और लिगेंड के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप नहीं करते। इसमें मेटल को एक पॉजिटिव आयन के रूप में कंसीडर किया जाता है और जो पॉजिटिव आयन मेटल का होता है उसके ऑक्सीजन स्टेट पर डिपेंड करता है, और लिगैंड को एक पॉइंटेड चार्ज, नेगेटिव चार्ज के रूप में कंसीडर किया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये थ्योरी यही कहती है कि मेटल और लिगैंड के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, और इसी की वजह से लिगैंड मेटल को अप्रोच करने की कोशिश करता है। तो एक आयनिक टाइप का बॉन्डिंग इसमें दिखता है। तो जब लिगैंड मेटल के करीब आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा मेटल पर, मेटल के डी ऑर्बिटल पर, इसी की स्टडी को हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में करते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें मेटल से 4 लिगैंड जुड़े हों वो दो तरह के हो सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर दो तरह के हो सकते हैं। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल से 4 लिगैंड जुड़े हों उनको टेट्राहेड्रल कंपाउंड कहते हैं, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। दूसरा कंपाउंड को स्क्वायर प्रोटॉन कंपाउंड कहते हैं, जिसमें dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इस लेक्चर में हम लोग टेट्राहेड्रल कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में स्क्वायर प्रोटॉन कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मेटल से 4 लिगैंड जुड़े रहते हैं। उसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है तो sp3 होता है, उसका शेप टेट्राहेड्रल होता है। देखिए निकल टेट्राकार्बोनिक का कंपाउंड है, इसमें निकल एक मेटल है, इससे 4 लिगैंड जुड़े हुए हैं, तो एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड है। तो ये एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड है, इसी का क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम लोगों को स्टडी करना है। टेट्राहेड्रल कंपाउंड के स्ट्रक्चर को अगर आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। देखिए टेट्राहेड्रल कंपाउंड के स्ट्रक्चर को अलग अलग जगह आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके से लिखा रहता है। ये भी टेट्राहेड्रल कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर है, ये भी टेट्राहेड्रल कंपाउंड का ही स्ट्रक्चर है। देखने में लोगों को लगता है कि ये पिरामिड जैसा है, ये भी टेट्राहेड्रल कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझना है तो आपको इस स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। ये देखने में तो क्यूब जैसा लग रहा है, लेकिन अगर किसी क्यूब को आप देखिए तो उसमें 8 कार्नर्स होते हैं। 1 2 3 4 कार्नर्स यहाँ हैं, 5 6 7 एंड 8 कार्नर्स हैं। अगर किसी क्यूब के अल्टरनेट कार्नर से एक एक लिगैंड को आप रिप्लेस कर दें तो जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही होता है। तो आप देखिए यहाँ कि इस कार्नर पर लिगैंड है तो उसके अल्टरनेट कार्नर पर नहीं होना चाहिए। इस पर लिगैंड है तो इस पर नहीं है लिगैंड। अब देखिए इस पर सेंटर में मेटल है, इस पर लिगैंड है तो इसके अल्टरनेट पर यहाँ नहीं है। इस पर देखिए लिगैंड है तो इसके अल्टरनेट पर यहाँ नहीं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि 4 लिगैंड हैं इससे जुड़े हुए जो अल्टरनेट कार्नर पर हैं। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को देखिए तो इसमें 3 जो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, कोई भी लिगैंड अलोंग द एक्सिस नहीं है, सारे लिगैंड इन बिटवीन द एक्सिस है। इस लिगैंड को आप देखिए तो एक्स वाई एक्सिस के बीच में है, इन बिटवीन एक्स वाई एक्सिस है। अगर आप इस लिगैंड को देखिए तो ए एक्सिस एक्स है और एक्सिस जेड है, तो इन बिटवीन एक्स जेड एक्सिस है। अगर आप इस लिगैंड को देखिए तो ये जेड एक्सिस आ रही है और ये वाई एक्सिस जा रही है, तो वाई और जेड के बीच में है। तो आप कह सकते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जितने भी स्ट्रक्चर को देखने से समझ में आ रहा है कि जितने भी लिगैंड हैं वो सब इन बिटवीन एक्सिस हैं। और इसका क्या फर्क पड़ेगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्प्लिटिंग पर, आगे चल करके हम लोग इसको देखेंगे। अगर हम
स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, तो फिर आगे देखते हैं कि जो मेटल हमारा है जो सेंटर में है उसमें उससे अगर लिगेंड अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, जब लिगेंड मेटल के पास आने की कोशिश करेगा तो मेटल के आउटर मोस्ट सेल में जो सबसेल होता है वो डी सबसेल होता है, और डी सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और मेटल के लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में एक रिपल्सन फोर्स काम करता है। तो चूंकि डी ऑर्बिटल को हम लोग जानते हैं कि डी ऑर्बिटल डीजेनरेट ऑर्बिटल होता है, उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। लेकिन इन 5 ऑर्बिटल को हम लोग देखें कि इसको 2 सेट में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनमें ऑर्बिटल का लोब जो होता है इन बिटवीन एक्सिस होता है। डी एक्स वाई आप देखिए तो ऑर्बिटल का लोब आपको एक्स और वाई एक्सिस के बीच में दिखेगा, आपको इन बिटवीन एक्स और वाई दिखेगा। अगर आप डी एक्स जेड देखिए तो एक्स और जेड एक्सिस के इन बिटवीन आपको ऑर्बिटल का लोब दिखेगा। और ऑर्बिटल का लोब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि आप इन 3 ऑर्बिटल में देखेंगे डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, तो ये 3 ऑर्बिटल सिमिलर तरह के हैं जिसमें ऑर्बिटल के प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इन बिटवीन एक्सिस है। अब चूंकि 3 ऑर्बिटल एक तरह के हैं इसलिए इसको T2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका डिस्कशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में किया है कि T2 क्यों कहते हैं, ये क्यों कहते हैं, इसको आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। और ये 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर जिनके लोब अलोंग द एक्सिस हैं। देखिए यहाँ डी जेड स्क्वायर में जेड का लोब अलोंग एक्सिस पर ही है, और यहाँ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में देखिए कि एक लोब एक्स एक्सिस पर है, दूसरा लोब वाई एक्सिस पर है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? हमने अभी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को जब देखा तो हमने कहा उसमें देखा था कि लिगैंड जो है वो इन बिटवीन एक्सिस हैं, और यहाँ हम अगर देखते हैं डी ऑर्बिटल को तो 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं 5 में से जिनके लोब इन बिटवीन एक्सिस है। तो आप कह सकते हैं कि ये 3 ऑर्बिटल लिगैंड के ज्यादा नजदीक होंगे इन कंपेरिजन टू ये दोनों ऑर्बिटल जो ई ऑर्बिटल है लिगैंड से दूर होंगे, जो T2 ऑर्बिटल है वो लिगैंड से नजदीक होंगे। तो जब भी लिगैंड अप्रोच करेगा मेटल पर, जब भी लिगैंड मेटल पर अप्रोच करेगा तो आप देखिए कि अगर इन मेटल के ऑर्बिटल में जो 5 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में एक रिपल्सन फोर्स काम करेगा, जिसकी वजह से फ्री मेटल के 5 जो डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। और कोई एक सिचुएशन आएगी जहां 2 सेट ऑफ जो ऑर्बिटल है T2 एंड E ऑर्बिटल, इनके बीच रिपल्सन फोर्स में डिफरेंस आ जाएगा। किसी में ज्यादा रिपल्सन फोर्स होगा, किसी में कम रिपल्सन फोर्स होगा। तो रिपल्सन किस में ज्यादा होगा? जो लिगैंड के ज्यादा करीब होगा, और लिगैंड के करीब ज्यादा कौन है? क्योंकि लिगैंड इन बिटवीन एक्सिस है और T2 ऑर्बिटल भी इन बिटवीन एक्सिस है। तो इन 3 ऑर्बिटल में ज्यादा रिपल्सन होगा इन कंपेरिजन टू कि E ऑर्बिटल जो ये 2 ऑर्बिटल हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं इन ऑर्बिटल ये ऑर्बिटल जो होते हैं 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल में ब्रेक हो जाते हैं। एक को हम लोग E ऑर्बिटल कहते हैं, दूसरे को T2। तो T2 की एनर्जी ज्यादा है क्योंकि उसमें रिपल्सन फोर्स ज्यादा है, E की एनर्जी कम है क्योंकि उसके कंपेरिजन में रिपल्सन फोर्स कम है। तो ये कैसे काम करता है इसको हम समझते हैं। टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर है। आप टेट्राहेड्रल के स्ट्रक्चर को देखिए। जब भी हम टेट्राहेड्रल के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसमें एक सेंट्रल पर मेटल होता है, उससे 4 लिगैंड जुड़े होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4 लिगैंड्स जुड़े हुए हैं। लेकिन इस स्ट्रक्चर को देखने से जो बात हमको समझ में आती है कि इसमें कोई भी लिगैंड एक्सिस पर नहीं है। आप अगर इसको एक्स एक्सिस कर दीजिए तो कोई लिगैंड एक्सिस पर नहीं है, अगर आप यहाँ वाई एक्सिस डालिए तो उस पर कोई लिगैंड नहीं है, अगर आप यहाँ जेड एक्सिस डालते हैं तो उस पर कोई लिगैंड नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर देखने से जो बात समझ में आ रही है वो ये कि उनके 4 में से कोई भी लिगैंड एक्सिस पर नहीं है। अगर लिगैंड एक्सिस पर नहीं है तो हम अगर जिस मेटल से लोग जुड़े हुए हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि मेटल पॉजिटिवली चार्ज होता है और लिगैंड जो होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, उनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो अब आप समझिए कि जब भी लिगैंड मेटल को अप्रोच करेंगे तो मेटल का जो डी ऑर्बिटल होगा उनमें अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो लिगैंड के ऑर्बिटल से रिपल्सन करेंगे, लिगैंड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें एक रिपल्सन फोर्स काम करेगा। तो मेटल के जब डी ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो मेटल के डी ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर 2 सेट में होता है। उसमें 3 ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनके लोब इन बिटवीन एक्सिस होते हैं, जिनको हम डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड कहते हैं। और 2 ऑर्बिटल ऐसे होते हैं मेटल में डी ऑर्बिटल में जो जिनके लोब अलोंग द एक्सिस होते हैं, जिनको कहते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो आपको ये बात समझना है कि इन 5 ऑर्बिटल को हम 2 सेट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं T2, दूसरे को कहते हैं E।
अब ये देखना है कि T2 ऑर्बिटल लिगैंड से ज़्यादा करीब है कि E ऑर्बिटल लिगैंड से ज़्यादा करीब है। चूंकि सभी 4 जो लिगैंड हैं वो इन बिटवीन एक्सिस ओरिएंटेड हैं और T2 जो ऑर्बिटल होते हैं वो भी इन बिटवीन एक्सिस ओरिएंटेड होते हैं, तो T2 ऑर्बिटल्स आर मोर क्लोजर टू द लिगैंड इन कंपेरिजन टू E ऑर्बिटल। तो इसलिए जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में, तो T2 ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनसे लिगैंड का रिपल्सन ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू E ऑर्बिटल। इसलिए जब उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी तो T2 ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू E ऑर्बिटल। और दूसरी बात जो होती है, इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं पाया जाता है। सेंटर ऑफ इन्वर्जन को हम ऐसे समझते हैं कि सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में चलिए, उसी के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आप आइए तो अगर आपको सिमिलर एटम मिलते हैं। हाँ, आप देखिए यहाँ एक लिगैंड है जो कि एक अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो वहाँ लिगैंड नहीं है, तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं पाया जाता है। इसलिए T2 लिखते हैं, T2G नहीं लिखते हैं, जबकि ऑक्टाहेड्रल के केस में उसी को T2G एंड EG लिखते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो जो फ्री मेटल था वो और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद जो डी ऑर्बिटल था वो नॉन डिजेनरेट हो जाते हैं, उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है, 2 पार्ट में हो जाती है। हम लोगों ने देखा कैसे हो जाती है। और इन दोनों के बीच जो एनर्जी गैप है, E और T2 के बीच जो एनर्जी गैप है उसको हम लोग डेल्टा T से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ T टेट्राहेड्रल को रिप्रेजेंट करता है। बैरी सेंटर से जितनी एनर्जी घटती है उसको -0.6 डेल्टा T से रिप्रेजेंट करते हैं, और जितनी एनर्जी बढ़ जाती है उसको +0.4 डेल्टा T से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से या रिपल्सन जो हो रहा है लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में और मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो जो एक नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल बनते हैं उसको दूसरे तरीके से कैसे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ देखिए, अगर हम एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो E ऑर्बिटल जो होता है, E ऑर्बिटल जो नीचे जिनकी एनर्जी कम है, E ऑर्बिटल और लिगैंड के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो है 54 डिग्री एंड 44 मिनट, जबकि T2 ऑर्बिटल के बीच में और लिगैंड के बीच में जो बॉन्ड एंगल है कैलकुलेटेड वो 35 डिग्री 16 मिनट है। तो आप कह सकते हैं कि T2 और ऑर्बिटल और लिगैंड के बीच में कम बॉन्ड एंगल है, मतलब दे आर मोर क्लोजर, बहुत नजदीक हैं। इसी कारण से इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो इस तरह से जो ऑर्बिटल हैं वो 2 नॉन डिजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल में ब्रेक हो जाते हैं। एक्चुअली दिस इज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और इसके बाद क्या होता है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या फर्क पड़ता है स्टेबिलिटी पर कॉम्प्लेक्स के। तो डेल्टा T की वैल्यू जो है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है। जो T2 और E के बीच जो एनर्जी गैप है दैट इज कॉल्ड डेल्टा T, वो किन बातों पर डिपेंड करते हैं। उसमें से एक है नेचर ऑफ लिगैंड, और नेचर ऑफ लिगैंड का मतलब होता है कि हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको डिटेल में समझाया था कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, उसमें अगर आप देखें तो लिगैंड को एक सीक्वेंस में अरेंज किया गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर टू इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है किसकी स्ट्रेंथ कम है। तो जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वो ज्यादा डेल्टा वैल्यू क्रिएट करता है, चाहे ऑक्टाहेड्रल का केस हो चाहे टेट्राहेड्रल केस हो। दूसरा क्या है, मेटल पर चार्ज, जितना ज्यादा मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी साइज उतनी ही छोटी होगी। इसका मतलब है कि मेटल के बीच में और लिगैंड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही तगड़ा होगा, तो लिगैंड ज्यादा अप्रोच करेगा मेटल को, और लिगैंड अगर ज्यादा अप्रोच करेगा मेटल को तो डेफिनेटली मेटल के जो 5d ऑर्बिटल हैं उनमें नॉन डिजेनरेसी ज्यादा डेवलप होगी, तो डेल्टा की वैल्यू अपने आप ज्यादा होगी। तीसरा है कि मेटल किस सीरीज का है, 3D सीरीज का है, 4D सीरीज का है, 5D सीरीज का है। हम जानते हैं कि 3D से 4D, 4D से 5D जाने पर, नीचे जाने पर मेटल की साइज बढ़ती जाती है, और अगर मेटल की साइज बढ़ती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगैंड्स जो है वो घटता जाएगा, तो उससे डेल्टा T की वैल्यू भी डेफिनेटली प्रभावित होती जाएगी। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि डेल्टा T की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी। दूसरी बात यह है कि डेल्टा O जो होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो ऑलवेज ग्रेटर होती है डेल्टा जो टेट्राहेड्रल का होता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, इन बातों को समझिए। कि एक चीज देखिए आप कि ऑक्टाहेड्रल के केस में 6 लिगैंड हैं और टेट्राहेड्रल के केस में 4 लिगैंड। तो आप कह सकते हैं कि टेट्राहेड्रल के केस में जो नंबर ऑफ लिगैंड्स हैं वो ऑक्टाहेड्रल के 2/3 हैं। यहाँ आप देखिए हमने कैलकुलेट करके दिखाया भी, और 2/3 लिगैंड्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो भी 2/3 अफेक्टेड होगी। दूसरा क्या है
कि ऑक्टाहेड्रल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, मैं यहाँ ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर ड्रा करके आपको दिखाता हूँ। ये ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर है, इसको हम ड्रा कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल के स्ट्रक्चर को। ये देखिए ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर ड्रा हो रहा है। तो इस ऑक्टाहेड्रल के स्ट्रक्चर से अगर आप देखें तो ऑक्टाहेड्रल के स्ट्रक्चर को आप देखिए, तो यहाँ इसके दो लिगेंड जो हैं वो वाई एक्सिस पर हैं, यहाँ दो लिगेंड जो हैं वो एक्स एक्सिस पर हैं, और यहाँ दो लिगेंड इसके जो हैं वो जेड एक्सिस पर हैं। तो आप कह सकते हैं कि ऑल 6 लिगेंड्स जो हैं वो अलोंग द एक्सिस हैं, सभी एक्सिस पर हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सभी 6 लिगेंड्स जो हैं वो मेटल, और मेटल का जो डी ऑर्बिटल होता है जिसमें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो होता है, आप इसको देख लीजिए, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये भी एक्सिस पर है और डी जेड स्क्वायर भी एक्सिस पर ही है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल के केस में जो मेटल के ऑर्बिटल हैं, इन ऑर्बिटल को आप देखिए ये लिगेंड के बहुत करीब हैं, जबकि टेट्राहेड्रल के केस में ऐसा देखने को बिल्कुल ही नहीं मिलता। टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि कोई भी लिगेंड एक्सिस पर नहीं है। तो इस वजह से भी आपको ये फर्क दिखाई देता है, और ये फर्क कितना दिखाई देता है इसके स्प्लिटिंग पैटर्न में 2/3। तो आप कह सकते हैं कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें 2/3 जो है वो लिगेंड कम होने की वजह से उसकी स्प्लिटिंग हो रही है, और 2/3 जो है वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, कोई भी लिगेंड एक्सिस पर नहीं, उसकी वजह से तो जो ओवरऑल इफेक्ट पड़ता है टेट्राहेड्रल के केस में वो 4/9 हो जाता है। तो आप कहेंगे डेल्टा टी की वैल्यू होती है 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। तो इतना फर्क पड़ता है। यहाँ निगेटिव साइन ये बताता है कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग पैटर्न डिफरेंट है। या आप कह सकते हैं, इसको रफली कह सकते हैं 4 1 4 4 2 8, तो आप कह सकते हैं कि डेल्टा टी इज रफली इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा ओ। तो इस वजह से क्या फर्क पड़ता है कि डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा मिलती है और डेल्टा टी की वैल्यू हमेशा ही कम मिलती है। तो अगर डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होगी और डेल्टा टी की वैल्यू कम होगी तो उसके क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा, इसको देखिए। डेल्टा टी कम होने की वजह से एक जो फैक्टर है वो डेल्टा टी की वैल्यू, जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं T2 और E ऑर्बिटल में तो डेल्टा टी हमेशा ही कम आता है। पीछे कैसे आता है इसको देखा जाए। सपोज कीजिए कि कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये एक मेटल का 5 डी ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 3 ऑर्बिटल जिनको हम लोग T2 कहते हैं, और ये 2 ऑर्बिटल हैं जिनको हम लोग E से डिनोट करते हैं। ये फ्री स्टेट में है। जैसे लिगेंड इस पर अप्रोच करता है, पीछे हमने डिस्कस किया कि इसकी एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है, और ये एनर्जी बढ़ते बढ़ते एक लेवल ऐसा आता है जहां से ये जो 5 ऑर्बिटल है 1 2 3 4 एंड 5, जो 5 ऑर्बिटल हैं इसमें से T2 ऑर्बिटल जो होता है इसकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है इन कंपेरिजन टू E ऑर्बिटल। तो ये, और ये है उसका बेरी सेंटर, जिस जो एक एवरेज एनर्जी है, बेरी सेंटर है। तो आप कह सकते हैं कि T2 की एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है इन कंपेरिजन टू E ऑर्बिटल। तो यहाँ 2 ऑर्बिटल आप देखिए नीचे आ गए हैं और 3 ऑर्बिटल ये ऊपर चले गए हैं जो T2 हैं। अब आप समझिए कि अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज कीजिए, तो डी में एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब भी फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन की हून रूल के अकॉर्डिंग तो लो एनर्जी स्टेट में आएगा, इसमें आएगा। अगर यहाँ मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, D2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। और मान लीजिए यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ T2 में चला जाए इसमें, या इलेक्ट्रॉन इसमें चला आए, पेयर हो जाए। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन पेयर होने के लिए किसी ऑर्बिटल में आता है तो जो पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसके और जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उनके बीच में एक रिपल्सन फोर्स काम करता है, और वो रिपल्सन फोर्स जो होता है उसके अगेंस्ट अगर इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी इनपुट करता है पेयर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। दूसरी बात क्या है कि E और T2 के बीच में जो एक एनर्जी गैप है इसको हम लोग डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप दो चीजों को देखिए, क्या डेल्टा टी की वैल्यू पी से ज्यादा है? क्या इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, T2 में जाएगा तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, कि यहाँ इस ऑर्बिटल में dx स्क्वायर वाई स्क्वायर में आकर के पेयर करेगा तब ज्यादा एनर्जी चाहिए? तो पीछे जो डिस्कशन हुआ है वो ये कहा गया है कि डेल्टा टी की वैल्यू हमेशा ही टेट्राहेड्रल के केस में पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है।
सॉरी, पी की एनर्जी ज़्यादा होती है डेल्टा टी से, ये सही नहीं है, ये सही है, पी की एनर्जी हमेशा ही ज़्यादा होती है डेल्टा टी से। इसका मतलब यहाँ पेयर करना चाहेगा तो ज़्यादा एनर्जी उसको चाहिए, जबकि ऊपर जाना चाहेगा तो उसको कम एनर्जी चाहिए। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रीफर करेगा यहाँ जाने के लिए, न कि यहाँ पेयर करने के लिए। वैसे अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और अगर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ जाएगा। अब अगर सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन आएगा तो हुन रूल के अकॉर्डिंग अब पेयरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर सेवेंथ, फिर एट्थ, फिर नाइन्थ, फिर टेंथ। तो ये तरीका है। तो आप कह सकते हैं कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से कहा जाता है कि टेट्राहेड्रल के केस में हमेशा ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। आप देखिए यहाँ टेट्राहेड्रल के केस में, यहाँ देखिए कि टेट्राहेड्रल के केस में पेयरिंग एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है डेल्टा टी से, क्योंकि पीछे डिस्कस किया गया है ऐसा क्यों होता है। तो इस वजह से हमेशा ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। बहुत ही कम संभावनाएं हैं जब रेयर पॉसिबिलिटीज हैं जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं बनता है। हमने एक रेफरेंस डाल रखा है, अगर आप चाहें तो इस जर्नल को सर्च करके देख सकते हैं कि किस कंडीशन में टेट्राहेड्रल में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करें तो ये होता है -0.6 एन ई में कितने इलेक्ट्रॉन, एन क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ई ऑर्बिटल, प्लस 0.4 एन टी टू में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इस फार्मूले में अगर हम भरें तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू होता है -0.6 एन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ई ऑर्बिटल प्लस 0.4 एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, T2 में। और ये आप जानते हैं कि इस बैरी सेंटर से जो E की एनर्जी घटी है वो -0.6 है, और जो T2 की एनर्जी है ये है +0.4। तो सपोज कीजिए कि किसी भी कंपाउंड में D1 कॉन्फ़िगरेशन है, इसको आगे हम लोग देखेंगे अलग अलग कंपाउंड किसमें D1 होता है किसमें D2 होता है। अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन, अगर आप ऐसे एनर्जी लेवल डायग्राम को देखेंगे तो ये हमेशा ई ऑर्बिटल में यहाँ आएगा। तो आप क्या करेंगे क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, -0.6 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0, क्योंकि T2 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी -0.6। ये हो गया अगर एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है सपोज कर लीजिए, तो आप क्या करेंगे, माइनस, अगर D2 के लिए हम लोग कैलकुलेट करें तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी में आएगा, तो हम लोग कहेंगे -0.6 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो गया प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0। तो इसकी वैल्यू 0 हो गई क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी -1.2, ये आ जाएगा डेल्टा टी। तीसरा, अगर D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, D3 के केस में हमने बताया था कि तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, क्या यहाँ पेयर होगा या यहाँ ऊपर T2 में जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कि इस केस में हमेशा ही P की एनर्जी ग्रेटर देन डेल्टा T होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रीफर करेगा T2 में जाने के लिए। तो अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर T3 के केस में कंसीडर किया जाए, हम लोग देखें तो हम कहेंगे कि -0.6 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो अब आप इसकी वैल्यू को सॉल्व कीजिए, -1.2 प्लस 0.4 इज इक्वल टू -0.8। तो इस तरह से आप D1 से लेकर के D2, D2, D3, D10 तक कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किस केस में कितनी हो। 3 ऐसी कंडीशन आएगी जहां क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 0 आती है, और वो 3 कंडीशन है D0 कॉन्फ़िगरेशन, D5 कॉन्फ़िगरेशन एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन। इन तीनों के केस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 0 आएगी। 0 वाले को तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन D5 वाले को हम देख लेते हैं। D5 में कंडीशन ये है 1 2 3 1 2 3
4 एंड 5, 1 2 3 4 5। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ E है और ये T2 है, यहाँ T2 में 3 ऑर्बिटल हैं। अगर इनकी फिलिंग आप इलेक्ट्रॉन्स करें आफ्टर स्प्लिटिंग, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। तो अगर आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कहेंगे -0.6 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि ई में 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि ऊपर यहाँ T2 में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +1.2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी -1.2। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरह से आप अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन लीजिए, इस तरह से ये D10 का कॉन्फ़िगरेशन, तो इसकी फिलिंग सभी ऑर्बिटल फील्ड हो जाएंगे। इस तरह से आप देखेंगे। तो अब आप इसका अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा -0.6 मल्टीप्लाइड बाई, इसमें देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 और प्लस हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाइड बाई, इसमें देखिए 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इनकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, -2.4 + 2.4 = 0। तो D10 के केस में भी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 0 ही आती है। अगर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करें तो हमेशा ऑक्टाहेड्रल के क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी मोर होती है टेट्राहेड्रल के कंपैरिजन में। जिसका क्या फर्क पड़ता है, चूंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी मोर होती है टेट्राहेड्रल के केस में के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा लिगैंड है, पीछे सब डिस्कस हो चुका है। इसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल देन टेट्राहेड्रल एंड मोर कॉमन आल्सो। तो आप कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्यादा आपको बनते हुए दिखेंगे भी और ज्यादा स्टेबल भी होते हैं टेट्राहेड्रल के कंपैरिजन में। तो एक क्वेश्चन हमेशा रेज होता है कि अगर ऐसा है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो किन किन कंडीशन में फेवर्ड हैं, कब कब उनकी पॉसिबिलिटी है बनने की। तो एक पॉसिबिलिटी है कि अगर लिगैंड लार्ज है, बल्कि है और 6 लिगैंड अगर किसी मेटल से जुड़े हुए हैं और लार्ज बल्कि, तो उसमें स्टीरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसे केस में पॉसिबिलिटी होती है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस न बने और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बने। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर लिगैंड कोई वीक फील्ड है, अगर वीक फील्ड लिगैंड तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का लॉस बहुत ही कम होगा। तो आप कहिए कि इस केस में भी टेट्राहेड्रल बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तीसरी क्या होती है कि अगर सेंट्रल मेटल एटम जो जुड़ा हुआ है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही कम है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा तो मेटल और लिगैंड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बहुत कम होगा, उसकी वजह से भी उसके डेल्टा पर बहुत फर्क पड़ता है। तो वहाँ केस में भी डेल्टा वैल्यू कम आती है तो टेट्राहेड्रल प्रीफर होता है। तीसरी क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो D0, D5, D10 में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0 होती है। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर कम है तो वो हमेशा टेट्राहेड्रल की तरफ प्रीफर करेगा, ऑक्टाहेड्रल की तरफ प्रीफर नहीं करेगा। एक और पॉसिबिलिटी है कि जब कोई भी कंपाउंड जो है वो रेगुलर शेप अटेन करने की कोशिश करता है, तो ऐसे केस में भी इस बात की पॉसिबिलिटी रहती है कि टेट्राहेड्रल कंपाउंड बनाए। जैसे आप देख सकते हैं कि D0, D2, D5, D7, D10 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रेगुलर शेप में पाए जाते हैं। अब आप इनके एग्जांपल्स हमने दे दिया है। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है और इसमें 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसमें टाइटेनियम पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ई भी 0 और T2 भी 0। तो एक इसमें भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। देखिए ये आयरन का कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनेगा जो पीछे हमने डिस्कस किया। ई में 2 इलेक्ट्रॉन, T2 में 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी टेट्राहेड्रल बनता है। जिंक का अगर आप देखें हाइड्रोजन से क्लोराइड से, तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी टेट्राहेड्रल। इसी तरह से आप देखिए आयरन का ऑक्सीजन से, तो यहाँ D2 कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कोबाल्ट का क्लोराइड से आप देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर प्रेफर करता है। तो इन सब के बाद हमको ये समझना है कि क्या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक एब्सोल्यूट थ्योरी है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सके। क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई ही इस बेसिस पे थी कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें देयर आर सो मेनी लिमिटेशन इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। पहली लिमिटेशन क्या है कि निकेल टेट्राकार्बोनिक कॉम्प्लेक्स को आप देखिए तो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है इसमें। तो आप कह सकते हैं कि निकेल पर कोई पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं।
और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि मेटल पर पॉजिटिव चार्ज हो और लिगेंड को नेगेटिव चार्ज के रूप में कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटा प्रोटेक्शन काम करता है। तो निकिल पर जब कोई चार्ज ही नहीं है तो निकिल कैसे मेटल को, कैसे लिगेंड को अट्रैक्ट करेगा, फिर भी ये कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दूसरा क्या है कि ये कलर को एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में या E से T2 में ट्रांजिशन होता है स्प्लिटिंग के बाद। डी ऑर्बिटल के दो अलग अलग एनर्जी लेवल बनते हैं, एक T2 और E, T2G Eg ऑक्टाहेड्रल के केस में, E और T2 जो है टेट्राहेड्रल के केस में। तो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन होता है, इससे टेट्राहेड्रल केस में E से T2 में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाता है तो कलर शो करता है। लेकिन दिक्कत यहाँ क्या है कि T2 और E या T2G और Eg जो ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल केस में E और T2 हम लोग कहते हैं, तो इनको आप देखिए तो दोनों जो है एक ही डी को बिलोंग करते हैं। और ऐसे केस में अगर आप सिलेक्शन रूल को देखें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को एक्सप्लेन करता है, तो इस केस में डेल्टा एल की वैल्यू 0 आ जाती है, जबकि सिलेक्शन रूल कहता है कि डेल्टा एल की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के केस में। तो इसको भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तीसरा जो लिमिटेशन है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का टेम्परेचर बढ़ाने के साथ वेरी करती है, तो ये भी थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि ऐसा क्यों होता है। चौथा क्या है कि लैंडेज स्प्लिटिंग फैक्टर जी फैक्टर जो है ESR, NMR, निप्लास्टिक इफेक्ट, NQR, ये बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है जो बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोवैलेंसी पाई जाती है, जबकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि कोवैलेंसी नहीं होती। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये नहीं बता पाई कि ऐसा क्यों होता है। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आई होप कि आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर इसमें से कोई बात आपको नहीं समझ में आई या किसी में बात में कोई आपको प्रॉब्लम समझ में आती है, तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए या हमारे ईमेल पर जाकर के लिखिए, फेसबुक पेज पर लिखिए, मैं डेफिनेटली उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। एक अनुरोध आपसे यह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि एक मोटिवेशन हमको मिले कि मैं और वीडियो बना सकूं, और अपने दोस्तों और बाकी लोगों को शेयर भी कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लेक्चर पहुंच के। धन्यवाद।